हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का 50 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। 2024 में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 2024 में आने वाले जितने सारे परीक्षाएँ हैं, जैसे कि आपका बिहार पुलिस हो गया, फिर बिहार एसएससी हो गया, या फिर एसएससी का कोई भी परीक्षा, चाहे वो आपका रेलवे एलपी एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का 2024 में तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का, जो कि पिछले वर्षों में सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी के आधार पर ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम 50 से भी ज़्यादा मध्यकालीन भारत का इतिहास का प्रश्न करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जो कि ये सारे परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। तो देखिए, पोलो खेलते ये मृत्यु आपका, ये दिल्ली का कौन सुल्तान था, तो उसका नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो पोलो खेलते हुई थी। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से आप लोग ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, जैसे कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? तो यह जो है गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद इससे आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश का स्थापना किया था, तो इसका नाम गुलाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो शासक था वह गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये किसका गुलाम था? तो ये भी याद रखिएगा, ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? तो यह गुलाम था आपका मोहम्मद गौरी का, ठीक है। मोहम्मद गौरी का जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम था, और इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो इसका डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1206 ईस्वी में। कब की थी? तो 1206 ईस्वी में जो है इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे राज्यकाल पूछे तो ये 1206 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1206 में जो है शुरू हुआ था और 1526 तक चला था। कब तक? तो 1526 तक चला था, ठीक है। और 1526 में एक शासक था आपका इब्राहिम लोदी, जिसकी की हत्या किसने कर दी थी? तो बाबर ने। और बाबर ने फिर मुग़ल काल की स्थापना कर दी थी, यानी कि मुग़ल वंश की। तो यह जो दिल्ली सल्तनत था ये आपका 1526 तक चला था, 1206 से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, ये बताना है। और देखिए, बलबन ने जो है 2 अपनी प्रथा निकाली थी अपने काल में। पहला था आपका सिजदा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। पहला जो प्रथा था वो सिजदा था और दूसरा था आपका पैबोस, ठीक है। ये 2 प्रथा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बलबन ने जो है 2 प्रथा निकाली थी अपने शासनकाल में, एक सिजदा और दूसरा पैबोस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो वो था आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद का। किसका? नसीरुद्दीन मोहम्मद का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद का काल जो है बलबन के उत्कर्ष का काल था, ठीक है। उसके समय में संपूर्ण शक्ति जो है बलबन के हाथों में केंद्रित थी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, ये बताना है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश का। किसका? तो इल्तुतमिश का। देखिए, मंगोल नेता जो चंगेज़ खान था, ये ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो ख्वारिज़म शाह का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी, ये भाग कर भारत की ओर आया था।
तो चंगेज़ खां भी उसका पीछा करता हुआ सिंध नदी तक जो है आ पहुंचा था। इसी समय चंगेज़ खां इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा और इल्तुतमिश को जो है सावधान किया कि जलालुद्दीन मंगवर्नी की सहायता न करे। इल्तुतमिश ने मंगवर्नी की मदद नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश के दूरदर्शी ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था। ठीक है, तो देखिए चिहालगनी के विनाश का श्रेय जो है किसे दिया गया था, तो इसका आंसर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, यह दिया गया था बलबन को। किसको, तो बलबन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। स्वयं का दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था, तो इसका आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, यह बताना है। खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश या फिर लोदी वंश। तो देखिए सबसे अधिक समय यदि आपको बोले तो वो है आपका तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया। और ये कब से कब तक किया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये किया था आपका 1320 से 1414 तक। ठीक है, यानी कि कितना साल हो गया आपका, तो 80 और 14 हो गया आपका, ये 94 साल तक जो है शासन किया था तुगलक वंश। ठीक है, और वही आपका बात करें दास, यानी कि ये दास किसको बोला जाता है, तो मामलुक वंश या फिर उसको आप गुलाम वंश भी बोल सकते हैं। तो यह किया था आपका 1206 से 1290 तक। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति जो है किस कारण से माना जाता है। ठीक है, तो देखिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक में व्यवहारिक जो निर्णय शक्ति एवं समान बुद्धि का जो है अभाव था। ठीक है, वह सैद्धांतिक ज्ञान के आवेश में आकर ऊंचे सिद्धांतों एवं काल्पनिक योजनाओं में डूबा रहता था। यद्यपि उसकी योजनाओं सिद्धांत रूप से ठोस रहती थी, कभी कभी राजनीतिक दृष्टि से उपयोगी भी होती थी, पर वास्तविक रूप से जो है अव्यवहारिक सिद्ध हुई। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वह जो है एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त धन दिया था। सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर जो है प्राप्त ध्यान जो है किस शासक ने दिया था, ये बताना है। तो वो दिया था आपका फिरोज़ तुगलक ने। किसने, तो फिरोज़ तुगलक ने। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी। तो देखिए लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। और बहलोल लोदी को जो है गाजी की उपाधि भी मिली थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल गुंबज का निर्माण जो है किसने किया था, ये बताना है। तो देखिए बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। किसने किया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, इसका पूर्ण रूप से निर्माण जो है कब हुआ था, तो 1656 में हुआ था। इस गोल गुंबज का वास्तुकार जो है, वास्तुकार का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, दाबुल का याकूत था। ठीक है, क्या नाम था, तो याकूत नाम था। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी डैश की शासक थी। चांद बीबी जो है कहाँ की शासक थी, ये बताना है। तो चांद बीबी जो है आपका ये अहमदनगर की शासक थी। कहाँ की, अहमदनगर की। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा।
फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी या थे। तो मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत का नाम बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा मीराबाई। मीराबाई जो है मेवाड़ के राजघराने से प्रसिद्ध जो है भक्ति संत थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो ये किसके द्वारा किए गए थे ये बताना है। तो ये किए गए थे आपका किसके द्वारा, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, तो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है आपका श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो है 4 मठ स्थापित किए गए थे। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। तो सूफी परंपरा में जो है पीर का अर्थ क्या होता है, तो पीर का अर्थ होता है गुरु होता है, ठीक है। पीर का अर्थ होता है गुरु। तो इसका आंसर होगा आपका सूफियों का गुरु जो है आपका पीर का अर्थ होता है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया, यह इस समय किस राज्य में स्थित था। तो यह इस समय जो है किस राज्य में स्थित था ये बताना है। तो यह जो है आपका हम्पी आप लोग को पता होगा कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, ठीक है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, किसकी राजधानी थी हम्पी, तो विजयनगर साम्राज्य की। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो अंतिम सुल्तान आप लोग को ही पता होगा कि इब्राहिम लोदी था, जिसने कि पानीपत का युद्ध में बाबर से हार गया था और बाबर वहीं पे जो है मुगल काल यानी कि मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ठीक है। किसको जो है आपका ये पृथ्वीराज चौहान ने हराया था ये बताना है। तो देखिए तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था पहले ये जानिए। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में, ठीक है। 1191 में जो है आपका ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें ये पृथ्वीराज चौहान किसको हराया था, तो मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। और वही अगर हम तराइन की दूसरा युद्ध की बात करें तो वह हुआ था आपका 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, 1191 में जो है हुआ था जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को, और 1192 में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी हराया था पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा की अगर हम बात करें तो देखिए भारत में भारतीय इतिहास में किसी भी शासक द्वारा सांकेतिक रूप से चमड़े की मुद्रा जारी करने का कोई साक्ष्य जो है नहीं मिलता है। दिल्ली सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के दौरान सांकेतिक रूप में पीतल और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिनका मूल्य जो है चांदी के सिक्कों के समान था। उसका यह प्रयोग बिल्कुल असफल रहा, क्योंकि सांकेतिक रूप से जाली सिक्के बनने की शुरुआत हो गई और राजकोष को अपूरणीय क्षति हुई, ठीक है। तो देखिए ये जो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा है ये किसने प्रारंभ की, तो इसका आंसर होगा आपका फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भक्ति प्रचारक शंकर देव निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। भक्ति प्रचारक जो शंकर देव थे उन्होंने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उससे लोकप्रिय बनाया था ये बताना है। तो देखिए भक्ति प्रचारक शंकर देव ने जो है असमिया भाषा का प्रयोग करके, किस भाषा का प्रयोग करके, तो असमिया भाषा का प्रयोग करके जो है उसे लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। देखिए नहीं ये पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किसने हराया था। देखिए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला नहीं दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, पहला युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ही हराया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। तो तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासन काल में आए।
अधिकांश मंगोलियाई जो है आक्रांता किसके शासनकाल में आए, तो ये आए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे, तो ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है अधिकांश मंगोलियाई जो है आए थे। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला जो है प्रथम सुल्तान था वो था आपका इल्तुतमिश था। कौन था, तो इल्तुतमिश। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया। तो फारसी रीति रिवाजों को अपनाने वाला था आपका कौन, बलबन था। कौन था, बलबन। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। तो बाजार विनिमय प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए, बाजारों को नियंत्रित करना अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों में से एक था। अलाउद्दीन एक बड़ी सेना को बनाए रखना चाहता था, इस कारण से उसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत जो है तय की। ठीक है, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो ये तो आप लोग को ही पता होगा कि मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर ने प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था, किसने कराया था। ठीक है, तो गीता को का फारसी में अनुवाद जो है कराने वाला था आपका कौन, तो दारा शिकोह था। कौन था, तो दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ के पुत्र था। ये कौन था, तो ध्यान रखिएगा ये था आपका शाहजहाँ के पुत्र। ठीक है, ये था आपका शाहजहाँ का पुत्र था। कौन, तो दारा शिकोह, जिसने कि गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वो था आपका अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला ये पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, और वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी था। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना ये बताना है। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था मुअज्जम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो मुअज्जम बना था। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु जो है आपके कब हुई थी, तो 1707 में जो है आपकी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें राजकुमार मुअज्जम विजयी रहा। तो उसने बहादुर शाह के नाम से जो है मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। ठीक है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे, तो औरंगाबाद में स्थित है। तो देखिए, भारत के में बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है, तो ये कहाँ है औरंगाबाद, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, जिसे मुगल सम्राट किसने बनवाया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसको बनवाया था, बीबी का मकबरा को औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो औरंगजेब ने। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको आखिर बनवाया किसने था, तो औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने बहुत अधिक इमारतें नहीं बनवाई, लेकिन औरंगजेब ने लाल किला का प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। अलाई दरवाज़ा जो है किस विश्व विरासत स्थल में है ये बताना है। तो देखिए, अलाई दरवाज़ा जो है यह कुतुब मीनार में है। कहाँ पे है, तो कुतुब मीनार में है। अलाई दरवाज़ा जो है दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी छोर का मुख्य द्वार है। इसका निर्माण जो है 1311 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण हुआ था। तो यह बात भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह इस्लामिक वास्तुकाल शैली के प्रयोग से निर्मित जो है भारत के प्रथम भवनों में से एक भी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। सर्वाधिक सशक्त पेशवा का नाम बताना है। तो वो था आपका बाजीराव। बाजीराव जो थे ये सर्वाधिक सशक्त पेशवा थे। बाजीराव प्रथम को
9 मराठा पेशवाओं में से सबसे प्रभावशील माना जाता है। ठीक है, उन्होंने मध्य भारत यानी कि मालवा और राजपूताना को जीतकर उत्तर पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में दक्कन तथा अपने यानी कि दक्कन तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और बाजीराव ने दिल्ली पर 1783 में धावा बोला था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो किन मुगल सम्राटों ने अपनी कथा स्वयं लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने जो है अपनी कथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, बाबर की अगर हम बात करें तो ये था आपका बाबरनामा। बाबर का कौन सा था? तो बाबरनामा। ठीक है, बाबर का था बाबरनामा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जहांगीर का था एक तुजुकी जहांगीर, तो जहांगीर का भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था यानी कि गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का मुगल बादशाह था आपका अकबर। अकबर के समय में ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी की अगर हम बात करें तो वो थी आपकी फतेहपुर सीकरी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो जहांगीर की कब्र जो है आपका ये बनाई गई थी लाहौर में। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो लाहौर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर अपनी जो है धार्मिक विचार विमर्श जो है यह करता था इबादत खाना में। कहाँ पे? तो इबादत खाना में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सदर उस सदर से संबंध है? तो सदर उस सदर से संबंध जो है यह है आपका गिरजे संबंधी मामल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला आपका था औरंगजेब। औरंगजेब जो था यह कट्टर शासक था। ठीक है, तो इसने जो है संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने। ठीक है, हुमायूं की पहली पत्नी थी हाजी बेगम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो शिवाजी ने सूरत को जो है 2 बार लूटा था। ठीक है, शिवाजी ने सूरत को जो है 2 बार लूटा था। ठीक है, सूरत शहर की समृद्धता से प्रभावित होकर शिवाजी ने 2 बार जो है जनवरी 1664 में और अक्टूबर 1670 में जो है इस पर आक्रमण किया था। तो सूरत पर 2 बार आक्रमण करके उन्होंने औरंगजेब को एक कड़ा संदेश भी दिया था। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता किसमें निहित है? शेर शाह की महानता जो है किसमें निहित है? तो प्रशासनिक सुधार में। किसमें? प्रशासनिक सुधार ने उसने अच्छा काम किया, तो इसका महानता जो है प्रशासनिक सुधार में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री की अगर हम बात करें तो वह था आपका टोडरमल। ठीक है, अकबर का प्रसिद्ध यानी कि टोडरमल जो था एक नवरत्नों में से एक था, जो कि अकबर का क्या था? तो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री भी था। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो देखिए जजिया की अगर हम बात करें तो 1564 में अकबर ने जजिया का उन्मूलन कर दिया था। कब? तो 1564 में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसे हिंदुओं से वसूला किया जाता था और यह एक गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला टैक्स था। इस कर को गरीब हिंदुओं को इस्लाम में प्रवर्तित होने को बढ़ावा देने के रूप में जो है देखा जाता था। ठीक है, हिंदू इस कर से घृणा करते थे क्योंकि यह उनकी हीनता का प्रतीक और उनके अपमान का क्या था? तो घोतक था। ठीक है, तो इसलिए अकबर ने जो है जजिया को समाप्त किया था। कब? तो 1564 में। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो मेधावी राजस्व अधिकारी जो टोडरमल था
यह किसके अधीन सेवा की थी? तो यह शेरशाह के अधीन। किसके अधीन? तो शेरशाह के अधीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया? तो पुराना किला की अगर हम बात करें तो पुराना किला को बनवाया था शेरशाह ने। ठीक, किसने? शेरशाह सूरी ने जो है पुराना किला को बनवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो पेशावर सदन का संस्थापक था आपका बालाजी विश्वनाथ। कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो पंडित राजा जगन्नाथ जो है यह शाहजहां के जो है राजकवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई? तो नादिर उल अस्त्रा की उपाधि जो है मंसूर को दी गई थी। किसको? तो मंसूर को। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा स्मारक जो है गुलाबी रंग का है। तो है आपका हवा महल। हवा महल जो है आपका यह गुलाबी रंग का है। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को जो है 17वीं सदी में अगर हम बात करें तो वह लागू किया था शिवाजी ने। किसने? तो शिवाजी ने। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपका लाहौर से पूर्व बंगाल को। ठीक है। किन क्षेत्रों को? तो लाहौर से पूर्व बंगाल को। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो पत्थरों का स्वप्न के रूप में यह पंचमहल को जाना जाता है। किसको? तो पंचमहल को। ठीक है। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था और यहीं पे आपका आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आप लोग कुछ नए क्वेश्चन जरूर सीखे होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और उस एग्ज़ाम में आप सफल जरूर होकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।